डिस्ट्रीब्यूटेड के वर्ड मीनिंग को तो अंडरस्टैंड करते हो आप। ऐसे रिजर्व्स जो शेयर होल्डर को ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स कहते हैं, और जिसमें से शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे किया जा सकता उन्हें हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल। ठीक है, अब जब मैंने ये बात यहाँ लिख दी कैपिटल रिजर्व्स के साथ कि बेटे ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल है, तो अंडरस्टूड बात हो गई कि इसमें से कभी भी आपने डिविडेंड को पे ऑफ नहीं कर। डिविडेंड कभी भी पे ऑफ होगा तो किसमें से पे ऑफ होगा? रेवेन्यू रिजर्व्स में से पे ऑफ होगा। कौन कौन से कैपिटल रिजर्व्स हैं और कौन कौन से आपके पास रेवेन्यू रिजर्व्स हैं? कैपिटल रिजर्व्स आपने दो पढ़े, शेयर प्रीमियम एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस या रिजर्व, एक ही बात है ना। और रेवेन्यू रिजर्व्स भी बेटे आपके दो तरह के होते हैं, 3 भी हो जाया करते हैं, लेकिन बेसिक इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक कौन सा होता है? जनरल रिजर्व, फिर रिटेन्ड अर्निंग, फिर थर्ड कैटेगरी में आते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स। ये इक्विटी के आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। बेसिक कंपोनेंट्स आपके पास दो हैं, रिजर्व्स और शेयर कैपिटल। बेटे शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल में क्या कुछ इंक्लूड हो सकता है? शेयर कैपिटल में नॉर्मली हम इंक्लूड करते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस irredeemable प्रेफरेंस शेयर्स। और ये जो 2 शेयर कैपिटल हैं आपके पास, ये हमेशा रिकॉर्ड होते हैं एट पार वैल्यू। पार वैल्यू को इसके अलावा आपने किस नाम से पढ़ा हुआ है? फेस वैल्यू, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। What is the difference between ordinary share capital and preference share capital? Do you know the difference? Yes. PRC में एक सब्जेक्ट बिजनेस आपने पढ़ा, वहाँ चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ी। Yes, tell me. बताइए, शाबाश, try to explain it. जी इब्राहिम। पास राइट होता है ओनरशिप का, और जो प्रेफर्ड शेयर से कैपिटल है उससे प्रेफर्ड डिविडेंड देते हैं। शाबाश। देखो सुनिएगा बेटे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी। इनको प्रायोरिटी मिलती है, प्रिविलेज मिलता है। प्रायोरिटी या प्रिविलेज किस बात पे मिलती है? ओवर पेमेंट्स। डिविडेंड पे होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे होगा। जब कंपनी वाइंड अप होगी उस वक्त जब रीपेमेंट होगी इक्विटी की, तो सबसे पहले रीपेमेंट किसको होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट के ऊपर प्रायोरिटी होती है, इसलिए हम इन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। और इसके अलावा और क्या? और बाद में पेमेंट किसको होती है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हम रियल ऑनर्स कहते हैं। क्यों? वो उनके पास वोटिंग राइट होता है। अब हम उन बेचारों को धोखा देते हैं, हम कहते हैं भाई आप लोग तो रियल ऑनर हो, वोट आपसे वोटिंग, आपके पास वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके पास है, लेकिन उन बेचारों को पेमेंट सबसे एंड में होती है। पेमेंट भी डिपेंड करती है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट है तो पेमेंट करेंगे, लॉस है तो पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। इसलिए कभी भी देखिएगा कहीं पे भी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखा हुआ होगा, उनके साथ कोई रेट मेंशन नहीं होता, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो रिटर्न पे करना है वो प्री डिसाइडेड एंड फिक्स्ड नहीं होता। कितना पे करेंगे डिपेंड ऑन रिटेन्ड अर्निंग। आगे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, जो आपकी जितनी भी डेट सिक्योरिटीज, अभी रिसेंटली बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा, आपके लोन नोट्स हैं, आपके बॉन्ड्स हैं, आपके डिबेंचर्स हैं, बैंक बोरिंग है, लोन के साथ हमेशा रेट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के साथ हमेशा रेट लिखा होता है। वो क्या? उनका फिक्स रिटर्न रेट है जो प्री डिसाइडेड एंड कंपल्सरी यू हैव टू पे।
before making payment to the ordinary shareholders. Preference share. Do you know the difference between redeemable and irredeemable? क्या डिफरेंस होता है? रिडीमेबल कौन सी सिक्योरिटीज होती है? जिनकी एक स्पेसिफिक एज होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कंपनी अपनी सिक्योरिटीज वापस परचेज करके या फर्दर इशू कर देती है या कैंसिल कर देती है, जो भी कंपनी ने उसका डिसाइड किया हुआ, वो आपके रिडीमेबल सिक्योरिटीज होती है। और इररिडीमेबल इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, जिसका कोई एंड नहीं है। कब एंड होगा? डेफिनेटली जब बिजनेस एंड होगा। बिजनेस कब एंड होगा? जब तक प्रॉफिट है। प्रॉफिट कब तक है? वी डोंट नो। तो आपके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा इररिडीमेबल होता है। जब तक कंपनी की लाइफ है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट उसमें रहेगी। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर चेंज होते रहते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर्स परचेज किए, आगे बेच दिए, ऑनरशिप चेंज होती रहती है, लेकिन कंपनी के पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के एंगेजमेंट जो इन्वेस्टमेंट है तब तक रहती है जब तक कंपनी की लाइफ है। कंपनी अपनी लाइफ में नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर्स को कभी भी रिडीम नहीं करती। ये हमेशा इररिडीमेबल सिक्योरिटीज होती है। प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करें? ये दो तरह के, ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं और इररिडीमेबल। अगर इररिडीमेबल हुए तो वो किसका पार्ट होंगे? शेयर कैपिटल। और अगर रिडीमेबल हुए तो वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होंगे, वो डेट का पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं वो भी आपकी रिडीमेबल होती। क्या रिपीट किया हमने? अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ये मेंशन किया हुआ है कि ये इररिडीमेबल है, तो किसका पार्ट बनाओगे? शेयर कैपिटल का। और अगर उसके साथ कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, हम उसे रिडीमेबल सपोज करेंगे और वो किसका पार्ट बन जाएगा? डेट का, आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। बेटा जी, ये पार वैल्यू, फेस वैल्यू, ये नॉमिनल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू होती है? जो उसका डिविडेंड की होती है, जो हम इशू करते हैं ना, प्रेफर्ड डिविडेंड, जब हम किसी को कार्ड के ऊपर नहीं बेटे, कार्ड वो तो लिखी होती है इसलिए उसे फेस वैल्यू कह देते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर लिखी होती है, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू कौन सी होती है? तो मार्केट प्राइस भी तो पर शेयर होती है। आपको पता है कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है। अब जब रजिस्टर करवाते हैं तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक और सर्टिफिकेट होता है, वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब कंपनी को हम रजिस्टर्ड करवाते हैं, उस टाइम में हम रजिस्टर्ड करवाते हैं कि मैक्सिमम कंपनी की लाइफ में कितना शेयर हम कितने शेयर्स इशू करेंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना होगा। अब ये टर्म्स अगर मैं बोलूँ आपको याद आएंगे, बिजनेस में पड़ी हुई है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ये सारी कहानियां आपने पढ़ी हुई हैं। तो जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उस टाइम में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में, जो उसकी रजिस्टर्ड के अंदर गवर्नमेंट के पास वैल्यू रजिस्टर्ड करवाई जाती है फॉर वन शेयर, दैट इज कॉल्ड पार वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू क्यों कहते हैं? हर शेयर के फेस पे मेंशन होगी उसकी पार वैल्यू। हमेशा ये बात याद रखनी है कि शेयर कैपिटल को कभी भी रिकॉर्ड करते हैं, आइदर वो आपके शेयर्स प्रीमियम पे बिक रहे हैं, डिस्काउंट में बिक रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमेशा याद रखना है कि शेयर कैपिटल को कभी भी रिकॉर्ड किया जाएगा किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा? एट पार वैल्यू, जिसे हम इसके अलावा फेस वैल्यू या क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते। उसके बाद है कि बेटे ये बातें तो हमें समझ में आती हैं। अच्छा, ये रिजर्व्स कैसे क्रिएट होते हैं? शेयर कैपिटल कैसे चेंज होता है? जब हम शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स इशू करेंगे, शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। ये रिजर्व्स कब क्रिएट होते हैं? ये वाला रिजर्व बताओ। ये IAS 16 आप कंप्लीटली पढ़ चुके हुए हो। जब हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं और बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू बढ़ जाती है, वो जितने से बढ़ती है आपका सरप्लस बढ़ता है, सरप्लस के बढ़ने से रिवैल्यूएशन रिजर्व्स बढ़ते हैं। जरा रिमाइंडर दीजिएगा, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता? होता है। कैसे कैसे कम हो सकता है? जब डेफिसिट हो तब कम हो सकता है, वो सरप्लस के एंगेज में एडजस्ट होगा। कुछ और भी पढ़ा है, रिपेयरमेंट के एंगेज भी जा सकता है, कुछ और। इसके अलावा अगर आपको याद हो IAS 16 में आओ, पहले इम्पेयरमेंट लॉस को छोड़िए फॉर द टाइम बीइंग, आइए जरा
IAS 16 की पहले बात करते हैं। एडजस्टमेंट पड़ी हुई है, जब सरप्लस होता है डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ता है, और जब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वो क्या एंट्री पड़ी हुई है, हमने क्या कहा हुआ है कि सरप्लस से निकालो और रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर दो। तो इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन, रिजर्व, सरप्लस, डेफिसिट, इन दो चीज़ों से भी इफेक्ट होता है, और वो जो आपकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है उसकी भी एडजस्टमेंट होती है। फिर एक और पॉइंट सीखा था IAS 16 में, रीवैल्यूड एसेट, जिसके अगेंस्ट में ऑलरेडी सरप्लस रिकॉर्ड हो चुका है और वो रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो हम सीख कर आए हैं जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाता है उसका सारे का सारा सरप्लस अगर पड़ा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस का आफ्टर एडजस्टमेंट, उसे भी आपने क्या करना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में से माइनस करते। याद आ रही है ये बातें? तो भाई ये तो इस वजह से क्रिएट होता है। ये शेयर प्रीमियम क्यों क्रिएट होता है? ये शेयर प्रीमियम क्या है? ये रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? जब आप अपने शेयर्स को मार्केट में फेस वैल्यू से ज्यादा बेच रहे होते हो, ज्यादा कीमत पे, वो जो एक्स्ट्रा प्राइस हमें मिलती है, सपोज मेरे शेयर की रजिस्टर्ड वैल्यू 10 रुपए, मैंने बेचा उसको 15 रुपए में, वो जो एक्स्ट्रा 5 रुपए है वो आपका क्या है, प्रीमियम। 10 रुपए किस में ऐड हो जाएंगे, शेयर कैपिटल, और जो एक्स्ट्रा 5 रुपए हैं वो किस में आ जाएंगे, शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम, देखो इस टाइम में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, चेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटे आपकी ये चेंजेस रिवैल्यूएशन रिजर्व की ऑलरेडी IAS 16 में 100% आपकी कवर अप हो चुकी हुई है, लेकिन वो पॉइंट यहाँ पे रिपीट करेगा। शेयर प्रीमियम बढ़ता तब है, सिर्फ एक सिचुएशन है इसके बढ़ने की, जब आप शेयर्स इशू करते हो एट अ प्राइस ग्रेटर देन पार वैल्यू और फेस वैल्यू। ये कम भी हो सकता है जब आप इसे यूटिलाइज करोगे। कहाँ कहाँ प्रीमियम को यूटिलाइज किया जा सकता है जनाब, ये बिजनेस में पढ़ा, लेकिन चलें कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रीमियम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं उससे पहले कुछ बातें और मैंने आपसे डिस्कस करनी। आपने ये टर्म कभी सुनी है, राइट इशू, बोनस इशू? ये सुनी हुई है ना, राइट इशू क्या होता है? नहीं पढ़े, सब भूले में, इसका मतलब डिटेल में बातें करते हैं। चलें जनाब, चेंजेस को मैं लिखती हूं। ये तो हो गए आपके इस चैप्टर के नेम का जो लास्ट वर्ड है, ये मैंने उसको इलैबोरेट कर दिया। अब हम बातें करते हैं चेंजेस की, क्या क्या चेंजेस आएंगी, फिर उसको जर्नलाइज करते हैं। पहले हम चेंज की बात करते हैं शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल होंगे तो वो आपके शेयर कैपिटल का पार्ट होगा, रिडीमेबल होंगे तो वो आपकी इक्विटी का क्योंकि पार्ट नहीं होता, इसलिए हमने उसे अकाउंट फॉर नहीं करना। शेयर कैपिटल में जस्ट एक चेंज क्या आता है, ये इंक्रीज करेगा, ये कभी डिक्रीज नहीं करेगा, ये इंक्रीज करेगा बाय इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स जो आपने इशू करने हैं, दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं। एक है राइट ऑप्शन, उसे कहते हैं राइट इशू, और दूसरा है बोनस इशू शेयर्स। देखो बेटे, मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया और उसमें रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में जो मैक्सिमम कैपिटल मैंने रजिस्टर्ड करवाया उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। मैंने अंदाज़ा लगाया कि भाई मुझे कंपनी की लाइफ में मैक्सिमम चाहिए 20 मिलियन। अब इसकी बाइफिकेशन भी साथ में दी कि 20 मिलियन हम रेस कैसे करेंगे। हमने इसको स्प्लिट कर दिया। हमने कहा कि भाई हमारे शेयर की जो पार वैल्यू होगी वो ₹1 पर शेयर होगी और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 20 मिलियन। अब जब बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट में ही मुझे थोड़ी 20 मिलियन चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ती हैं, वैसे वैसे ज्यादा पैसा चाहिए, वैसे वैसे हम शेयर्स इशू करते जाएंगे जब जितने पैसे चाहिए। अब स्टार्ट में क्या हुआ, ये तो मैक्सिमम लिमिट है। अब स्टार्ट में क्या हुआ, मुझे आउट ऑफ 20 मिलियन जो चाहिए थे पैसे,
वो भाई मुझे चाहिए थे जस्ट 5 मिलियन। तो मैंने क्या किया, इसमें से इशू कर दिए 5 मिलियन शेयर्स, और जब मैंने इशू किए तो ये मार्केट में बिक गए एट ₹1.2 पर शेयर, इतने में बिक गए। और मेरे पास कितने पैसे आ गए, कैश कितने का रिसीव किया, कैश मैंने रिसीव किया 5 × 1.2 कितना हुआ, 6 मिलियन मेरे पास कैश आया। एक काम करते हैं, अकाउंटिंग पहले पढ़े हुए, इसको जर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शेयर जब इशू करते हैं हमारे पास पैसे आते हैं, कैश या बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। कितने पैसे आए, 6 मिलियन। क्रेडिट किसको करें, शेयर्स इशू किए, शेयर कैपिटल बढ़ा, शेयर कैपिटल को क्या करोगे, कितने से क्रेडिट करोगे, हमेशा पार वैल्यू से। और पार वैल्यू हमारे पास इस वक्त पर शेयर हमने कितनी सपोज की हुई है, ₹1। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए, 5। तो भाई आपके पास जो पार वैल्यू के अंगेज में पैसे आए वो कितने हैं, 5 मिलियन। और जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा पैसे आए वो क्या है, शेयर प्रीमियम, और वो कितने का है, 1 मिलियन। कारोबार शुरू कर लिया। कारोबार शुरू करने के बाद विद इन 3 मंथ्स मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मजीद पैसा चाहिए। अब मजीद कितना चाहिए, हमने सोचा कि मजीद हमें राउंड अबाउट जो ना 5 मिलियन ही और चाहिए। और अभी हम डेट फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहे, हम अपना हमारे पास यहाँ पे कुशन अवेलेबल है। हमने अभी तक 20 मिलियन शेयर्स में से सिर्फ 5 मिलियन शेयर्स इशू किए, 15 मिलियन मजीद इशू किए जा सकते हैं। तो हमने कहा यही ऑप्शन यूज करते हैं, मजीद शेयर्स इशू कर देते हैं। अब जब मैंने सोचा कि मजीद शेयर्स इशू करूंगी, नए शेयर होल्डर्स आएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑनर्स हो जाएंगे। जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो क्या होगा, उनकी बार बार एनुअल जर्नल मीटिंग कॉल करो, उनसे डिसीजंस लो, डिसीजंस लेट हो जाते हैं, ऑनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। पहले कम नंबर ऑफ ऑनर्स थे, हर ऑनर के पास ऑनरशिप का वेटेज ज़्यादा थे। अब जब नंबर ऑफ ऑनर्स बढ़ जाएंगे, ऑनरशिप की वेटेज कम हो जाएगी। मैं जो ओपिनियन दे रही हूँ उसकी वेटेज भी उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं चाहता कि हमारे मुकाबले में नए नंबर ऑफ ऑनर्स आए। अब कंपनी भी सोच रही है कि भाई नए ऑनर्स को अगर अप्रोच करेंगे, नए शेयर होल्डर्स को अप्रोच करेंगे, प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेंगे। प्रॉस्पेक्टस के अंगेज में एप्लीकेशंस आएंगी, वो सारा एक प्रोसीजर होगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और बड़े सारे चार्जेस बढ़ जाते हैं। ब्रोकर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पार्टीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कमीशन पे करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। और बाद में कंपनी को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग लेट हो जाती है। तो उन्होंने एक सोल्यूशन सोचा कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये ऑप्शन देते हैं, बजाय मार्केट में 5 मिलियन शेयर्स इशू करें, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कह देते हो पहले आपका राइट है, आप हमसे शेयर्स खरीद लें। हमने कहा हमें क्या फ़ायदा, हमने कहा कि भाई इस वक्त मार्केट में जो शेयर बिक रहा है उसकी कीमत है सपोज 1.5 पर शेयर। खर्चे वर्चे निकाल के आफ्टर एक्सपेंसेस अगर नए शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं तो खर्चे वर्चे निकाल के जनाब कंपनी ने सोचा कि मुझे बचता है 1.3 पर शेयर, इतने पैसे बचेंगे। हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये ऑप्शन दे दी कि आप हमसे $1.3 में एक शेयर खरीद लीजिए। हम सोचे कि मार्केट में 1.5 रुपीज़ का बिकना है, हमें भी अट्रैक्शन मिला। हमने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, कंपनी से खरीदते हैं 1.3 का एक शेयर और मार्केट में बेच देते हैं इसे 1.5 का, तो 0.2 का हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा और कंपनी की 0.2 की एक्सपेंसेस की सेविंग भी हो जाएगी, दोनों पार्टीज का बेनिफिट। तो इसे कहते हैं राइट शेयर्स ऑप्शन स्कीम। हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये राइट देते हैं, ये ऑप्शन देते हैं कि हम मजीद शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, हम आपको ये राइट देते हैं कि आप हमसे खरीद लीजिए। किस कीमत पे? एट अ प्राइस दैट मस्ट बी लेस देन उस टाइम की जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पे हम उनको ऑफर कर देते हैं, दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो जाएगा। अब क्या करेंगे? राइट इशू के लिए हमेशा वो क्या करेगा, क्वेश्चन में ना आपको एक रेशो देगा।
सपोज वो रेशो देता है, वो कहता है हम राइट इशू ऑप्शन दे रहे हैं, हम भाई 3 शेयर्स देंगे, 3 शेयर्स ऑफर कर रहे हैं अगेंस्ट 5 शेयर्स हेल्ड। ये ऐसा देगा आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट कि हर वो शेयर होल्डर जिसके पास 5 शेयर हैं, 5 शेयर के बदले में हम कितने शेयर्स का उसको ऑप्शन दे रहे हैं, 3 शेयर्स का ऑप्शन दे। तो जब ये रेशो देगा आपने क्या करना होगा, राइट इशू शेयर्स निकालने होंगे। कैसे निकालने होंगे भाई, हम यूं निकालेंगे कि हम ऑलरेडी कितने शेयर्स इशू कर चुके हैं, 5 मिलियन, उसे उस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे 3/5। तो इसका मतलब ये है कि हम राइट इशू के अगेंस्ट में कितने शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, 3 मिलियन। ओके भाई, किस प्राइस पे, राइट इशू प्राइस क्या है, हम उनको इशू करने जा रहे हैं 1.3 पर शेयर। तो जनाब मेरे पास टोटल कितने पैसे आएंगे, बोलिए। कैश मेरे पास आएगा 1.3 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 3.9 मिलियन मेरे पास आएंगे। ठीक है, जर्नलाइज कीजिएगा जरा। पैसे आ रहे हैं, क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट, शेयर कैपिटल को क्रेडिट, और किसको क्रेडिट करोगे भाई, शेयर प्रीमियम को क्रेडिट। ठीक है, बैंक को कितने से डेबिट करना है, 3.9 से। शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करना है, 3 मिलियन से। शेयर प्रीमियम को कितने से क्रेडिट करना है, 0.9 मिलियन। तो जरा देखिए राइट इशू शेयर की एंट्री और जब इनिशियल आपने शेयर्स इशू किए थे उनकी एंट्री क्या है, सेम है। और इनके अगेंस्ट में आपकी इक्विटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जब हम नए शेयर्स इशू करें तब भी और जब राइट इशू शेयर करें तब भी शेयर कैपिटल भी बढ़ेगा और आपका शेयर प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक नोट करें और मैं एक क्वेश्चन छोटा सा लिख कर देती हूँ, मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा, फिर मजीद बातें करते हैं। पॉज।